नमस्कार साथियों, आज का विषय तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। मैं सूर्यवंशी स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा अनुरोध आपसे करना चाहूँगा कि इस वीडियो जो मैं बनाता हूं उसको आप लोग प्रयास करके पूरा देखा करिए, और साथ ही साथ यथासंभव यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अन्य दोस्तों को जन जागरूकता में सही बात को पहुँचाने में मेरी सहायता करिए। साथियों, मैं आज की बात की शुरुआत चाणक्य के अर्थशास्त्र में लिखे श्लोक के साथ करना चाहूँगा। वह अर्थशास्त्र में लिखते हैं, सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यः, राजस्य मूलम इंद्रिय जीतः, इंद्रिय जीतस्य मूलम विनयः, विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा। कहने का मतलब यह है, इसका यदि अर्थ निकाला जाए तो यह निकलता है कि किसी भी धर्म का मूल जो होता है वह सुख होता है। यदि आप किसी धर्म में सुख की प्राप्त होती है तो वही धर्म का सबसे बड़ा सुख का मूल क्या होता है? धर्म होता है। लेकिन उस धर्म को या उस सुख को आप तभी कंटेन कर सकते हैं, तभी संभाल सकते हैं जब आपके पास अर्थ हो, जब आपके पास व्यवस्था हो, जब आपके पास पूंजी हो। तो अब इस विषय पर हम आते हैं इस श्लोक के साथ कि मंदी, कोरोना और सुशांत। इस श्लोक में यह बात कही गई है कि अर्थ का मूल कहीं न कहीं राज्य से होता है, और राज्य यदि कमज़ोर पड़ता है, उसकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती है तो कहीं न कहीं उसे धर्म भी प्रभावित होता है और सब बातें आपस में जुड़ जाती हैं। इस प्रकार से आजकल की जो यदि हम परिस्थितियों की बात करें तो हमारे देश में जिस प्रकार से मंदी का आगमन हुआ, विशेष रूप से नोटबंदी के बाद में फिर जीएसटी लगाने के बाद, और कुछ ऐसी योजनाओं या कुछ ऐसे नीतियों के कारण जो कहीं न कहीं हमारे इस अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकते थे। अब इन बातों को मैं इस तरह समझाना चाहूँगा कि ये जो कोरोना आपका आया, कोरोना की वजह से जो लंबे समय का लॉकडाउन आया, उसने इस अर्थव्यवस्था में कहा जाता है कोड़ में खाज का काम कर दिया। हम तो पहले से ही वीक थे, जैसा कि डाटा भी आपको बताते हैं कि हम 18-19 में 6.1% अपने जीडीपी को ग्रो कर सके थे और 19-20 में 4.2%। मतलब मंदी तो पहले से ही थी, और उसके बाद कोरोना के आ जाने से इस मंदी को और बूस्टअप मिल गया, जिसके कारण से आप लोगों ने भी कुछ दिन पहले डाटा देखे होंगे, 23.9% हमारी जीडीपी कहाँ चली गई? गोता लगा गई, नीचे चली गई। यदि और हमारे सरकार की तरफ से, मंत्री जी की तरफ से कहा जाता है एक्ट ऑफ गॉड। तो मैं यह सवाल करना चाहता हूं कि यदि आप एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं तो इटली जो है, इटली में भयानक समस्या लेकर के आई कोरोना, बहुत से लोगों की जान चली गई, और सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कंट्रीज़ की अगर बात की जाए तो उसमें महत्वपूर्ण स्थान रहा है इटली का। वहाँ की भी जब फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आउट हुए हैं तो इकोनॉमी के या फिर जीडीपी के, तो वह 12.5% जीडीपी नीचे गई है, और यूएसए की लगभग 9.5 माइनस में या ऋणात्मक जीडीपी दर रही है। तो इन बातें से यह लगता है कि सिर्फ और सिर्फ हम एक्ट ऑफ गॉड कह दें या फिर सिर्फ सारा दोष कोरोना को दे दें, इससे समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। हमें इस समाधान के लिए कुछ बिंदुओं पर कार्य करना होगा। हमें सबसे पहला काम क्या है कि इस बात को स्वीकार करना होगा, सहर्ष जैसा कि सरकार ने 2008 में किया था, कि हम मंदी की चपेट में आ रहे हैं, क्योंकि स्वीकारोक्त ही सुधार का प्रथम पायदान होता है। और जब हम स्वीकार करते हैं तो उसके लिए हम विभिन्न प्रकार के मेजर्स, विभिन्न प्रकार के उपाय करते हैं। तो इसके लिए हमारे पूर्व आरबीआई के गवर्नर रहे रघुराम राजन ने लिंक्डइन पर बहुत ही बेहतरीन 3 पेज का अपना एक लेख लिखा है। उसमें उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को मंदी से चपेट से निकालने का जो बहुत सारे रास्ते बताए हैं, उनमें से बहुत ही कुछ रास्ते मैं आपसे बताना चाहूँगा। जैसे कि उन्होंने कहा कि सरकार को अधिक से अधिक पैसा खर्च करना चाहिए, जैसा, और इसके उदाहरण भी आपको मिलेंगे कि यूएसए ने, अमेरिका ने, जो कि हमसे कई गुना बड़ी अर्थव्यवस्था, लगभग $23 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, और हमारी लगभग $3 ट्रिलियन की, मतलब लगभग 8 गुनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, और उसने अपने पूरी जीडीपी का
20%, कितना 20% इस कोरोना से बचने के लिए और विभिन्न प्रकार से अपनी जनता को लाभ पहुंचाने के लिए कैश, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के माध्यम से या अन्य माध्यमों से खर्च किया। और उसके बाद भी उन्होंने के अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि 2021 तक शायद अमेरिका की अर्थव्यवस्था पटरी पर ना आ सके। और साथ ही साथ एक और उदाहरण जर्मनी ने पेश किया है। जर्मनी ने तो अपनी पूरी अर्थव्यवस्था का 59% मतलब 59% एज अ बूस्टअप डोज के रूप में या फिर बेल आउट पैकेज के रूप में अपनी कंपनियों को, अपने लोगों को ऊपर खर्च किया है। तो हमने क्या किया है, हमने 10% लगभग 20 लाख करोड़ रुपए हमारी अर्थव्यवस्था का 10% एक स्टिमुलस पैकेज के रूप में, एक सहायता के रूप में दिया। लेकिन उसमें इतनी कंडीशंस लगाई गई हैं, इन्हें बैंक गारंटी सरकार लेगी। लेकिन आज तक बैंकों से लोन लेना कितना कठिन होता है, विभिन्न प्रकार के उसमें भी इस प्रकार से अगर लब्बो लुआब निकाला जाए तो 6 लाख करोड़ रुपए के आसपास ही डायरेक्ट जनता के पास गए हैं। बाकी पैसों को विभिन्न बॉन्ड के माध्यम से विभिन्न प्रकार से पहुंचाने का प्रयास किया गया है, जो कहीं न कहीं सीधे लोगों के हाथ में पैसा नहीं पहुंचता है। और साथ ही साथ रघुराम राजन जी ने एक बहुत बेहतरीन बताया है कि मनरेगा हमारे देश की ट्राइड एंड टेस्टेड एक ऐसी योजना रही है, एक ऐसी पॉलिसी रही है जिसमें अगर आप पैसा खर्च करते हैं तो लोगों के पास पैसा जाएगा, और लोगों के पास पैसा जाएगा तो लोगों की क्रय शक्ति मजबूत होगी, लोगों की परचेजिंग पावर मजबूत होगी, और उससे क्या होगा, अधिक से अधिक लोग वस्तुएं खरीदेंगे और उसे उत्पादन ग्रो अप करेगा। जैसा कि हमारी विनिर्माण क्षेत्र है उसमें लगभग 50% का डिप हुई है या नीचे गई है। तो जब निर्माण कार्य बढ़ेगा, अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ेगा तो लोग रोजगार से जुड़ेंगे। और आंकड़े यहाँ तक बताते हैं लगभग 85 लाख लोग अपनी नौकरियों को छोड़ने पर मजबूर हुए हैं प्राइवेट सेक्टर में। बहुत लोगों की सैलरी कम कर दी गई है। तो इससे क्या होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था सिकुड़ने लगती है। और साथ ही साथ एक और आंकड़े बताते हैं कि G20 के जो देश हैं, जो दुनिया के प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं 20, उसमें भारत की सबसे खराब व्यवस्था है, सबसे खराब स्थिति है। तो इन सब चीज़ों से निकालने में हमें सरकार से अनुरोध करना होगा कि वो अधिक से अधिक जनता के ऊपर पैसा खर्च करे। जैसा कि सरकार इससे बचना चाहती है, वो सोचती है कि थोड़ा और स्थिति खराब हो या फिर थोड़ा सा और हम पैसा बचा के रखें जिससे कि बुरे वक्त में और पैसा खर्च कर सकें। तो उसको उन्होंने उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है रघुराम राजन जी ने, कि हम यदि अपनी अर्थव्यवस्था को एक पेशेंट मानते हैं तो उसको दवा तक पहुँचने से पहले, मतलब वह इतना बीमार हो कि उसे दवा देनी पड़े, उससे पहले हमें उसे टॉनिक देने का प्रयास करना चाहिए, उसे फल फूल पर खर्च करना चाहिए जिससे कि वह बीमार ना हो। इसके साथ उन्होंने और ढेर सारे उपाय बताए हैं जिसमें कि हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहिए, तेज़ी से उस पर काम करना चाहिए, अधिक से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर व्यय करना चाहिए, GST में छोटी कंपनियों को सहायता करनी चाहिए। साथ ही साथ सरकारी जो कंपनियां हैं, सरकारी जो फर्म्स हैं, उनके जो उधार हैं, उनके जो पैसे हैं, उन्हें अधिक से अधिक चुकाने का प्रयास करना चाहिए। और साथ ही साथ जो देश की बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने इस मंदी के दौर में या इस कोरोना काल में भी अपने बिजनेस को ऊपर पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है, चाहे रिलायंस इंडस्ट्रीज रहा हो, चाहे वॉलमार्ट रहा हो या फिर अन्य कंपनियां रही हैं, उन्हें लोगों की सहायता के लिए या फिर छोटे उद्यमियों की सहायता के लिए आगे आना होगा। इन्हीं सब माध्यमों से हम अपनी अर्थव्यवस्था को बूस्ट कर सकते हैं। नहीं तो जो परिस्थितियां बन रही हैं वह बड़ी ही भयावह स्थिति में आपके देश को ले जा सकती हैं। और बेरोजगारी की दर लगातार मार्च अप्रैल में तो बहुत तेज़ी से बढ़ी थी। और साथ ही साथ आप लोगों ने टीवी पर और विभिन्न चैनलों के माध्यम से उन मजदूरों का, उन गरीबों की स्थिति को भी देखा होगा जो पैदल सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके घर पहुँचे हैं। तो यह जो व्यवस्था है हमें ईमानदारी के साथ और पूरी तन्मयता के साथ अपने मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना होगा। नहीं तो एक देश की अर्थव्यवस्था चरमराएगी और कमज़ोर होगी तो कहीं न कहीं उसका बड़ा बुरा असर पड़ेगा। यदि ये सीधे से बात मैं आपको समझाने का प्रयास करूं कि 24% गिरावट का मतलब यह है कि यदि हम बाकी बचे 3 क्वार्टर में, टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, बाकी बचे 3 क्वार्टर में यदि हम 8% की वृद्धि दर प्राप्त करते हैं तब जाकर के हम 0% GDP एक साल या एक सेशन में प्राप्त करेंगे, जो कि बहुत ही मुश्किल लग रहा है आज के समय में। और 2025 तक जो हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के बारे में सोचते हैं वह कहीं न कहीं
बुरी स्थिति में जा रही है। ऐसा नहीं होना, बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है। और जैसे कि आंकड़े भी बता रहे हैं कि हमारी जीडीपी 2020-21 की जो है सत्र की लगभग -10% होगा, मतलब हमारी जीडीपी 10% क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। इससे बहुत बुरा असर पड़ेगा रोजगार के ऊपर और अधिक से अधिक लोग बेरोजगार होंगे, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। अब इस टॉपिक के अंतिम विषय पर मैं आता हूँ, सुशांत। देखिए, मैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आपको एक डाटा देना चाहता हूं कि हमारे देश में प्रतिदिन पर डे लगभग 381 लोग आत्महत्या करते हैं। यह हमारे जैसे युवा देश के लिए, हमारे जैसे विकासशील देश के लिए एक दुख की बात है कि क्यों इतने युवा आत्महत्या करते हैं। तो यदि माना जाए कि 14 जून जिस दिन सुशांत ने आत्महत्या की या फिर उनकी हत्या की, इसको लेकर के जो जांच चल रही है वो उससे बात सामने आएगी। यदि किसी भी कारण की अगर मृत्यु हुई होगी तो कम से कम उस दिन, हम केवल 14 जून की बात कर रहे हैं, 380 जो हमारे क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है उसके हिसाब से 380 लोगों ने और आत्महत्या की होगी। तो वो 380 लोगों को लेकर के हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं, बिल्कुल तटस्थ है, उनके बारे में बात ही नहीं करती। मतलब कितने लोगों की आत्महत्या होती है और एक आत्महत्या को लेकर के हम इतना पब्लिश कर रहे हैं। हमारा पूरा देश का मीडिया ट्रायल में लग गया है। 24 घंटे बजने वाले हमारे जो न्यूज़ चैनल हैं वह सिर्फ रिया 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 चिल्ला रहे हैं। लेकिन इस देश में वास्तविक समस्या नौकरियाँ हैं। नौकरियों को लेकर के हमारे युवा थाली बजा रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार तक और मीडिया तक यह बात नहीं पहुंच पा रही है। तो यह एक कवरेज करने का प्रयास किया जा रहा है, जैसा कि मेरा मानना है, जिससे मुझे लग रहा है ये कवर देने का प्रयास किया जा रहा है कि जो मूल मुद्दे हैं, जो देश की यथार्थ वाले समस्याएं हैं, उनसे दूर भटकाया जाए। सुशांत के साथ कितना न्याय होगा, कितना नहीं होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हमारे देश के युवाओं के साथ, जो कि हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि दुनिया का सबसे युवा देश हमारा है, उनके साथ कितना न्याय हो रहा है उस पर भी हमें सोचना होगा। मैं हमेशा कहता हूँ, या भी मेरा भी मानना है कि हमें जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर बनना होगा। हमारे देश में जॉब प्रोवाइडर्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी बात को मानते हैं और इसी नीति को लेकर के अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जो सरकारी व्यवस्था में नौकरियां खाली हैं या जो पद खाली हैं, उन्हें तो भरना ही होगा। बिना उनके भरे देश की भी व्यवस्था ठीक से नहीं चल सकती है। जैसे कि जिस सीबीआई को लेकर के हम इतना हल्ला मचाते हैं, हल्ला मचाते हैं, उसमें 25% पद खाली पड़े हुए हैं। साथ ही साथ ईडी में तो 64% के आसपास पद खाली पड़े हैं। तो ऐसी बॉडी जिसके पास लोग ही नहीं होंगे काम करने के लिए, वो कितनी इफेक्टिव होगी, कितनी एफिशिएंट होगी, आप खुद सोच सकते हैं। हमारे विश्वविद्यालयों में 6000 से ज़्यादा प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली हैं, जो कि मैं केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। और 10 लाख से ज़्यादा प्राइमरी, अपर प्राइमरी के में शिक्षकों के पद खाली हैं। इसके बाद पुलिस में भी लाखों की संख्या में पद खाली हैं। तो मेरा कहना है कि आप नए पद सृजित करने से यदि बचना ही चाहते हैं तो कुछ स्तर तक मैं आपसे सहमत हो सकता हूं, लेकिन जो पद खाली हैं, जिनके लिए आप लोगों ने विज्ञापन जारी करवा दिया है, उनका समय एग्जाम तो करवाइए, जैसे एनटीपीसी का, जैसे कि रेलवे का, इस प्रकार का एग्जाम कराइए। लोगों को अधिक से अधिक रोजगार दीजिए, लोगों के पास खुद ही पैसे आएंगे काम करके और व्यवस्था खुद अपने हाथ रन करेगी। बाकी जो आप कौशल विकास योजनाएं चलाते हैं, लोगों के स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार जो है एकमात्र नौकरी देने का साधन नहीं हो सकती, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन जो नौकरी के लायक हैं, जो पद खाली, वहाँ तो नौकरी देनी ही जानी चाहिए। और ये सुशांत को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के इस प्रकार से हाईलाइट किया जाता है कि जैसे देश में और कोई समस्या ही नहीं है, देश में कोई और मुद्दा ही नहीं है, देश में सारी चीज़ें बिल्कुल बढ़िया चल रही हैं, सिर्फ सुशांत के साथ अन्याय हुआ है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके साथ अन्याय होता है। अभी हमारे पड़ोस के ज़िले लखीमपुर खीरी में एक लड़की के साथ रेप हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, उसको कोई मीडिया ने कवरेज नहीं दिया। इसी प्रकार से बहुत सारे मुद्दे हैं जिस देश में, जिन पे हमें फोकस होना चाहिए, जिन पे हमें सोचना चाहिए, और हमें अपने टीआरपी वाले हमारे जो चैनल हैं, उनको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और देश के जो युवा हैं, देश के जो बुजुर्ग हैं, देश के जो 135 करोड़ जनसंख्या है, जो भोजन की समस्या है, जो पानी की समस्या है, यूएन ने तो यहाँ भी कहा है कि हमारे देश में लगभग 2.5 करोड़ लोग दोबारा गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे।
इसी प्रकार से मंदी रही। उनके भोजन की भी बात होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि हमारा लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए जहां सभी को समान हक की बात होनी चाहिए और साथ ही साथ एकजुटता की बात होनी चाहिए। अंत में मैं फिर वही बात दोहराना चाहूँगा जो मैं लगभग हर वीडियो में आपसे कहता हूँ कि हमें सही नेतृत्व चुनने के लिए आगे बढ़ना होगा, सही नेता चुनना होगा, जिससे कि इस लोकतंत्र को हमें संभालने में एक योग्य और एक अच्छे कैंडिडेट को मौका मिल सके। और साथ ही साथ आप लोगों से विदा लेने से पहले आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा, यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुँचाने का प्रयास करिए। इन्हीं बातों के साथ मैं रसल रघुवंशी आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि अगले रविवार फिर आप लोगों से मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, आबाद रहें और अपने आप को कोरोना से बचाए रखें, क्योंकि कोरोना के लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।